स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 10 के एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी को स्टार्ट करने वाले हैं। और एसएसटी के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इसका मतलब होता है सत्ता का साझेदारी। क्या होता है बच्चों? सत्ता का साझेदारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे पूरा एक लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में ब्रीफ नोट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ देशों का कहानी देखे थे कि जहाँ पर पहले लोकतंत्र था, पहले डेमोक्रेसी था, फिर वहां पर क्या आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, और फिर से क्या आ गया, वहां पर डेमोक्रेसी आ गया। उसके खिलाफ बहुत सारा आर्गुमेंट्स देखे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखे, डेमोक्रेसी किस प्रकार सभी देशों के लिए यूजफुल है, डेमोक्रेसी किस प्रकार बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा होता है, डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन सा क्या है, कौन कौन सा लोग जो होते हैं काम करते हैं, किस खंड में बटा हुआ है। ये सब हम लोग क्लास 9 के चैप्टर में पूरा एक डेमोक्रेसी का डील करके आ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम लोग को पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का साझेदारी, कि एक लोकतंत्र में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ देशों का कहानी देखेंगे। उसके बाद उन देशों ने इस समस्या को उत्पन्न होने से या इस समस्या को बड़ा होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पावर शेयरिंग किसी देश के लिए, किसी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों जरूरी होता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में या किसी भी देश में, है ना, किस किस प्रकार का क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। ये सब हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में डील करना है। अब हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक बेल्जियम का कहानी लेंगे। बेल्जियम जो कि एक यूरोप का देश है। अगर हम उसका ज्योग्राफिकल फिगर देखें तो आप बगल के डायग्राम में उसका ज्योग्राफिकल फिगर देख सकते हैं कि चारों ओर से क्या हो रहा है, वो किसी ना किसी बॉर्डर से क्या है, घिरा हुआ है। जर्मनी से घिरा हुआ है, नीदरलैंड से घिरा हुआ है। तो ये आप बगल के डायग्राम में इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर देख सकते हैं। अगर उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसका पॉपुलेशन अप्रॉक्स कुछ 1 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। अगर अपने उस देश का तुलना अगर अपने देश से करें तो हमारे देश के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली में अगर वो क्या आएगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली में हरियाणा से कम आएगा। अगर ज्योग्राफिकल यानी कि अगर उसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे देश का जो हरियाणा है उसके ही बिल्कुल जैसा क्या है, बेल्जियम का क्षेत्रफल है। तो ये हम लोग देख लिए कि वहां पर आखिरकार इस देश का हम एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि वहां पर इतनी कंपल्सिटी वहां पर क्या है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर बंटवारा। हम लोग देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में जहां भाषा के बेसिस पर इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण शोर हंगामा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इस लड़ाई झगड़ा को कैसे कम किया जाए उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बेल्जियम का कहानी। तो हम लोग देखें कि इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। अगर यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो देखिए पूरे देश में 59% लोग जो है ना, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल है। और अगर हम इतना 40% लोगों की बात करें तो वो किस रीजन में, वेलेनिया रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। बचा मेरा कितना, 1%। और 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पर पूरा किसका फैक्टर हो गया, बेल्जियम का। बेल्जियम का राजधानी क्या है, ब्रुसेल। ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम का राजधानी है। और यहाँ पर क्या होता है, पूरा मैटर बदल जाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज कौन सा, डच था। लेकिन उसके राजधानी में क्या होता है, ये लैंग्वेज बहुत कम बोला जाता है
है ना, यानी ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। और पूरे देश में जो फ्रेंच लैंग्वेज कम बोला जाता था, वो इसके राजधानी में फ्रेंच लैंग्वेज क्या होता है, ज्यादा बोला जाता है। अगर मैं ब्रुसेल की बात करूं तो ब्रुसेल में कितना है, ब्रुसेल में लगभग 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो समस्या उत्पन्न कहां से होता है, समस्या उत्पन्न होता है भेदभाव, समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव यहाँ दिखेगा। इसमें हम लोग क्या देखें कि जो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंच बोलने वाले लोग कितना है, 80% है, और 20% कितना लोग है, डच है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पूरे देश में कितना परसेंट, पूरे देश में डच बोलने वाले लोग ज्यादा है और फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या है, कम है। ध्यान से, पूरे देश में है ना डच बोलने वाले लोग क्या है, ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या है, कम है। लेकिन फ्रेंच का कम होने के बावजूद भी वो बहुत ही अमीर थे, बहुत ही एजुकेटेड थे, बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और जितना भी धन बरकत था वो उनके पास बहुत ही पहले आ चुका था। और जिसके कारण जो डच लोग थे उनके अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भावना क्या उत्पन्न हो रहा था कि मेरा पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण फिर भी हमारी कम्युनिटी में ज्यादा अशिक्षा का अभाव है ना, वहां हम लोग गरीब हैं, और जिसका पॉपुलेशन कम है, जिसका बोला जाने वाला लैंग्वेज कम है, वो अमीर है, वो क्या है, पावरफुल है। और यही ईर्ष्या का जो भावना था उनके अंदर लड़ाई झगड़ा का रूप ले लिया, और वो लोग क्या किए, वो लोग युद्ध कर दिए, है ना, ये लोग क्या कर दिए, फ्रेंच लोगों से है ना मारा पीटी लड़ाई झगड़ा करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा कहाँ दिखा, तो उनके राजधानी ब्रुसेल में। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा कि आखिरकार ब्रुसेल में ये चीज क्यों देखा, क्योंकि पूरे कंट्री में तो क्या था, डच लोगों का ज्यादा था, और वहां पर यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके राजधानी में क्या था, डच लोगों का पॉपुलेशन क्या था, कम था। तो इसी कारण क्या था, ये जो लड़ाई झगड़ा था वो ज्यादातर कहाँ देखा गया, बहुत मतलब कहो ना कि लड़ाई झगड़ा बदतर कहाँ हो गया, तो उसकी राजधानी ब्रुसेल में, है ना, उसकी राजधानी क्या हुआ, ब्रुसेल में। बस एक ही मैटर था कि हम लोग को इतना लेट क्यों मिला, मुझे एजुकेशन इतना लेट क्यों मिला, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, वो लोग पावरफुल क्यों है। और ये कारण क्या था, वहां पर गृह युद्ध जैसा हालात उत्पन्न कर रहा था। तो ये क्या था हमारे इस चैप्टर का पहला कहानी, जिसे हम लोग क्या देखें, बेल्जियम की घटना से। इसके जस्ट वाले टॉपिक में हम लोग अगला कहानी देखेंगे श्रीलंका का, है ना। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या, और वो कहानी है हमारा है श्रीलंका का। अब श्रीलंका एक क्या है, कहिएगा कि एक आइसलैंड कंट्री है जो चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र के पानी से घिरा हुआ है ना। और ये एक आइसलैंड कंट्री है जो हमारे देश से तमिलनाडु से कुछ दूरी, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब ये इस श्रीलंका को हम लोग अपने इस पावर शेयरिंग की कहानी में इंक्लूड कर रहे हैं। डेफिनेटली है कि यहाँ पर भी क्या होगा, इतनी डाइवर्सिटी होगा, मतलब भाषा के आधार पर लोग अपने आप को अलग कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो श्रीलंका की बात करें जो कि एक आइसलैंड कंट्री है, जो कि हमारे देश के दक्षिणी भाग में पड़ता है ना, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर पर दूर पड़ता है। अगर इसके पॉपुलेशन की जब मैं बात करूं तो इसका पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़ से समथिंग ज्यादा होगा, है ना। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर, किसके पॉपुलेशन, हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर इसका कितना, 2 करोड़। अगर हम इसके पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करूं तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में 2 ही तरह, सिन्हाला तमिल याद करना है, सिन्हाला तमिल, है ना। तो सिन्हाला 74% क्या है, ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और बच गया मेरा कितना, 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, और 7% जो लोग हैं वो जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, और किससे बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, क्रिश्चियन से, है ना।
तो याद रखिएगा कि श्रीलंका में तमिल बोलने वाला 18%, सिन्हाला बोलने वाला 74% और एक क्रिश्चियन धर्म है जो कि दोनों लैंग्वेज बोलता है। अगर मैं तमिल स्पीकर की बात करूं तो तमिल स्पीकर की जब मैं बात करूं तो तमिल स्पीकर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है श्रीलंकन तमिल्स और एक होता है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स मतलब वहां का नेटिव, जो वहां पर उनके पूर्वज वहीं पे जन्म लिए हैं। लेकिन इंडियन तमिल्स बोलने का मतलब वो वहां पर रह रहा है, बट लेकिन उनके पूर्वज जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और वो जब भारत हमारा अंग्रेजों के अधीन था तो एज अ प्लांटर्स वर्कर के तौर पर उन्हें श्रीलंका ले गया गया था और वो लोग क्या थे? वहीं पर बस गए थे। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इंडियन तमिल्स बोलते हैं, जिनका पॉपुलेशन कितना है? 5% है और श्रीलंका तमिल्स का कितना है? 13% है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो सिन्हाला लोग थे, यानी सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर किस धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को। और जो तमिल जो लोग थे वो ज्यादातर हिंदू थे या तो क्या थे? मुसलमान थे, या तो हिंदू या क्या थे? मुस्लिम थे। और 7% जो क्रिश्चियन लोग थे वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। अब यहाँ पर दोनों कहानी को मैं जोड़ता हूँ। मैंने देखा कि क्या बेल्जियम का जब मैंने एग्जाम्पल देखा तो वहां पर इतनी कम्युनिटी था, वहां पर भी क्या डच और क्या था? फ्रेंच था। पूरे देश में क्या बोलने वाला ज्यादा था? किसके मन में ईर्ष्या था? डच के मन में ईर्ष्या था। क्यों? कि पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन कम होने के कारण फिर भी उसको एजुकेशन पावर सबसे पहले मिला और ये लोग बेचारों को बाद में मिला। ईर्ष्या आ गया, गुस्सा आ गया और गुस्सा आने से क्या हो गया? अब ये लोग के एकदम यहाँ से हम कह सकते हैं कि डच का पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डच वाला लोग क्या करेगा? अब बोलेगा कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर और जर्मन बोलने वाले लोगों पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, बोलेगा तुम मेरे अधीन रहो, है ना? क्योंकि बेसिकली उसको सब चीज नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना वर्चस्व निभाने के लिए ऐसा काम करेगा। वही अगर हम यहाँ पर देखें श्रीलंका वाला भी, तो श्रीलंका भी क्या करेगा? तो सिन्हाला बोला जाने वाला लैंग्वेज ज्यादा है तो यही बोला कि हम भाई ज्यादा है तो तुम मेरा बात मानो, तुम मेरे अधीन रहो। किसे बोलेगा? तमिलों को बोलेगा कि तुमको अगर यहाँ पर रहना है तो मेरे अधीन रहना पड़ेगा। यानी कि एक श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेंसी को उजागर करने का कोशिश करेगा। तो ये दोनों तो मेरा बोलने का काम था, मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली बेल्जियम में हुआ क्या और श्रीलंका में हुआ क्या। बेल्जियम कैसे बच गया बंटवारा होने से और श्रीलंका में कैसे एक गृह युद्ध छिड़ गया, वो लोग हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि श्रीलंका में जो इतनी कम्युनिटी के बीच इतना ज्यादा जो मतभेद था, इतना ज्यादा जो डाइवर्सिटी था, वो रिजल्ट क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वो रिजल्ट देखने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब सुनेंगे। मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नेशन जो कि इंडिपेंडेंट हो और उस इंडिपेंडेंट नेशन में अगर एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन क्या हो? ज्यादा हो। एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन क्या हो? ज्यादा हो। तो वो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वो क्या करेगा? तो वो उस देश का शासन अपने हाथ में लेगा और अपने अकॉर्डिंगली उस देश के शासन को चलाएगा और उसके लिए वो उस देश में रहने वाले कम पॉपुलेशन वाले लोगों का कोई पक्षधार नहीं करेगा। तुम मरो या जियो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो उस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजॉरिटेरियनिज्म, है ना। अब यही हम श्रीलंका में देखेंगे। देखिए 1948 ईस्वी में श्रीलंका क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आया और इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आया तो वहां पर क्या था? सिन्हाला बोलने वाले लोगों का वर्चस्व था, उनका जनसंख्या क्या था? ज्यादा था। तो वो लोग सोचे कि अब हमारा जनसंख्या ज्यादा है तो अपने प्रभुत्व, अपने वर्चस्व को निभाने के लिए सत्ता का बागडोर क्या किया? अपने हाथों में लिया, है ना। एक सोचिएगा, एक डेमोक्रेटिक तौर पर चुना गया राज था,
आजादी के बाद ये जो सरकार बना श्रीलंका में वो क्या था, एक लोकतांत्रिक रूप से सरकार बना था। लेकिन वहां पर देखा गया कि सिन्हाला सुप्रीमेंसी होने के कारण सिन्हाला बोलने वाले लोगों ने सारे सरकार के सत्ता को अपने हाथ में लिया और एक के बाद एक बहुत सारे कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिया। कठोर किसके लिए था, तो तमिलों के लिए, सिन्हाला के लिए मौज वाला था। तो एक के बाद एक निर्णय लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सबसे पहला निर्णय 1956 ईस्वी में आया। तो 1956 ईस्वी में सिन्हाला सुप्रीमेंसी, मतलब सिन्हाला लैंग्वेज को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया कि एकमात्र श्रीलंका का लैंग्वेज होगा वो होगा सिन्हाला। मतलब उस समय तमिल लोगों के लैंग्वेज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। यहां तक ही नहीं रुका, उसके पश्चात क्या हुआ कि एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे वो स्कूली तौर पर हो, चाहे वो विश्वविद्यालय तौर पर हो, नौकरियों के क्षेत्र में हमेशा सिन्हाला बोलने वाले लोगों को प्रभुत्व प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब पहले उनका सीट पूरा हो जाएगा, वो सीट खत्म हो जाएगा और कुछ बच जाएगा तो भले ही तमिलों को दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार होने के कारण उस श्रीलंका देश में रह रहे है ना तमिलों के मन में असंवेदनशील का भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। असंवेदनशील का भावना क्या हो गया, उत्पन्न होना शुरू हो गया, है ना। यहाँ तक कि जो एक डेमोक्रेटिक यहाँ तक कि जो एक सरकार जो कि लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था वो भी क्या कर रहा है, उनकी बातों को नहीं मान रहा है, क्योंकि उन पर किनका था अधिकार, सिन्हाला सुप्रीमेंसी का था। दूसरा कि सिन्हाला सुप्रीमेंसी ज्यादातर क्या थे, बौद्ध धर्म थे, है ना। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने करना शुरू कर दिया, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। उनको प्रचार प्रसार क्या करना शुरू कर दिया गया। अर्थात इसका परिणाम क्या होते गया कि तमिलों के मन में असंवेदनशील का भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। वो जहां भी जाते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते तो उनको हमेशा निराशा ही हाथ लगती, है ना। उनके साथ बिल्कुल ही भेदभाव किया जाना शुरू कर दिया। वे लोग सोचने लगे कि क्या हम इसी देश के नागरिक हैं जो हमारे साथ क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। हम इसी देश नागरिक हैं जिनके लिए हम लोग क्या किए, अपनी जान की बाजी लगा दी आजादी दिलाने के लिए। क्या हम इसी देश के नागरिक हैं? और इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि वो लोग क्या किए, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाना शुरू कर दिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी को बनाना शुरू कर दिए। क्यों? तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि भाई तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। हमारे साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नौकरियों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसको नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही सिन्हाला लोग बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है वैसे ही हम लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। जहां तक कि श्रीलंका के वैसे इलाके जहां पर तमिलों का ज्यादा था, तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा था, उत्तरी पूर्व में तमिल बोलने वाले लोग क्या थे, ज्यादा थे, वहां पर भी तमिलों की इस मांग को नकार दिया गया, जिसका कारण तमिलों और सिन्हाला के बीच मतभेद और बढ़ते गया। उसके पश्चात तमिलों ने क्या हुआ, हार नहीं माना, उन्होंने क्या किया, अब एक पॉलिटिकल पार्टी फिर से बनाना शुरू कर दिया। इस बार उनका मांग क्या था, तो तमिलों के लिए एक स्पेशल क्या होगा, राष्ट्र का गठन होगा। कैसा राष्ट्र, तो जहां पर तमिलों का सरकार होगा। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए, इसको चोट मारते हुए दोनों ग्रुपों के बीच क्या हुआ, मतभेद पैदा होना शुरू कर दिया। और ये मतभेद किसका रूप लिया, तो सिविल वॉर का रूप लिया, गृह युद्ध का रूप लिया। दोनों ग्रुपों में से हजारों लोग का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हजारों लोग युद्ध में क्या हुए, मारे गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, अपने पड़ोसी देशों में जाके शरणार्थी बन गए, है ना। यहाँ तक कि गृह युद्ध के बाद क्या हुआ, हालात क्या हुआ कि वहां पर जो लोग बच गए वहां वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। भुखमरी जैसा क्या हो गया, हालात हो गया। हम लोग एग्जाम्पल देखते थे कि श्रीलंका एक डेवलप कंट्री होते जा रहा है, उसका इकोनॉमिक सब चीज हमारे देश से क्या था, अच्छा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध होने के कारण
वो दोनों कम्युनिटी के बीच झगड़ा होने के कारण, मतभेद होने के कारण श्रीलंका जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा कंट्री था, वो पूरा धराशायी हो चुका था। तो ये हम लोग देखें कि इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण श्रीलंका को हानि पहुंचा। वो देश में क्या हुआ, सिविल वार का रूप लिया। लेकिन यही चीज जो कि बेल्जियम का कहानी देखे थे उसमें ये चीज नहीं हुआ। बेल्जियम में बीच का रास्ता निकला, श्रीलंका में बीच का रास्ता नहीं निकला। सबसे पहले बेल्जियम में पढ़ने से पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। अब हम बेल्जियम की समझदारी के बारे में देखेंगे कि श्रीलंका से अलग हटकर बेल्जियम में भी गृह युद्ध जैसे यानी सिविल वार जैसे संशय को दूर करते हुए एक कहेंगे सुचारू रूप से क्या हुआ, सरकार बना। वही मुझे देखना है एक्मोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम के लोगों ने क्या समझदारी अपनाया, वहां के सरकारों ने कौन सा एक अलग प्रकार का रास्ता निकाला जो उसे श्रीलंका बनने से क्या कर दिया, रोक दिया। और वो रास्ता देखिए, वो रास्ता था एक दूसरे पर विश्वास करने का रास्ता। वो रास्ता क्या था, एक दूसरे पर विश्वास करने का रास्ता, है ना। 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम का जो संविधान था उसे 4 बार संशोधित किया गया। उसमें 4 बार बदलाव किया गया। हर बार बदलाव किया जाता था, फिर उसमें कुछ गलत खामियां मिलता था। हर बार बदलाव किया जाता था, उसमें फिर से क्या खामियां मिलता था। कैसा खामियां, वो खामियां मिलता था कि भाई इस संविधान से देश में एकजुट होने वाला नहीं है, देश में एकता का भावना पैदा होने वाला नहीं है ना। तो उसके लिए क्या हुआ, 4 बार संविधान को संशोधित किया गया, है ना। और इस संशोधित करने के बाद उसके बाद जो मॉडल आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट या बेल्जियम मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेल्जियम मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों, वो हम समझते हैं। मैंने क्या बोला, कैसा सरकार था, विश्वास का सरकार था। पूरे बेल्जियम कंट्री में ज्यादा बोलने वाले लोग क्या थे, डच थे, और बेचारे कम बोलने वाले मतलब जिनका पॉपुलेशन कम का था वो फ्रेंच था। तो दोनों लोगों को साथ बैठाया गया। अब बेचारा डच वाले लोग बोला कि भाई देखो, मैं पूरे देश में क्या करता हूँ, मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को क्या करता हूँ, साथ लेके चलता हूँ। यानी वहां पर जो संविधान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना उसमें जितना डच का मिनिस्टर होगा उतना ही क्या होगा, क्या मैं बता रहा हूँ, बेल्जियम मॉडल बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना डच का मेंबर होगा, जितना डच का मिनिस्टर होगा उतना ही फ्रेंच का मिनिस्टर होगा। दैट मीन्स कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई फैसला सुनाना है, कोई फैसला लेना है, तो जब तक दोनों पक्षों का, दोनों कमिटी के पक्षों का बराबर समर्थन नहीं मिलता है तब तक उस पक्ष पर, उस बात पर अंतिम निर्णय लिया नहीं जाएगा। जिसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि जो मतभेद पैदा हो रहा था, यानी कोई भी ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जिससे किसी भी कम्युनिटी को लगे कि भाई मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे साथ एकता नहीं किया जा रहा है ना। ये मॉडल सिर्फ बनाया गया था कि बेल्जियम देश के सभी तरह के कम्युनिटी एक साथ देश में आसानी से, आजादी से रह सके, है ना। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो था वो बहुत सारे पावर को 2 स्टेटों में बीच दिया गया था। यानी कहा गया कि भाई तुम स्टेट हो, तुम सेंट्रल के अधीन नहीं आओगे। ये नहीं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया तुमको ये काम करना है, नहीं। कोई भी राज्य को भी क्या केंद्र का बहुत सारे पावर दिया गया, यानी राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं आता था। दूसरा, ब्रुसेल का एक अपना सरकार बना। ब्रुसेल का क्या बना, एक अपना, है ना, ब्रुसेल का एक सेपरेट गवर्नमेंट बना। अब देखिए यहाँ भी समस्या आया, जैसे पूरे देश में क्या हुआ, डच ने क्या बोला,
भाई सबसे पहले डच ने फ्रेंच लोगों पर विश्वास किया, भाई मैं आप लोग पर विश्वास करता हूँ, आप लोग आप लोग और हम लोग दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए उनके राजधानी ब्रुसेल में भी फ्रेंच जो कि 80% बोलने वाले लोग थे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, उन्होंने भी क्या किया, यही मॉडल को अपनाया। उन्होंने भी जितना फ्रेंच का रिप्रेजेंटेटिव होगा उतना ही किसका होगा, डच का रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना। और जिसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, इसका परिणाम हुआ कि उनके राजधानी में भी कोई भी मतभेद पैदा नहीं हो पाया। किसी भी कमिटी का लोग जो था वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाया, सब साथ साथ रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसमें एक तीसरे प्रकार का भी क्या हुआ, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या गया हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट का जो चुनाव होता था वो देश में कहीं भी रह रहे लोग, देश में चाहे वो क्या हो, फ्रेंच से बिलोंग करता हो, चाहे वो डच से बिलोंग करता हो, चाहे वो जर्मन बोलने वाला लोग हो, है ना, वो कहीं भी रहे, वो इस गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल के अधीन आए चाहे वो स्टेट के अधीन आए, वो इस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा, सब इलेक्ट नहीं करेगा, हर एक पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर को इलेक्ट करेगा, यानी कि इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है ना। तो ये कल्चरल गवर्नमेंट का एक नया प्रकार का गवर्नमेंट आया बेल्जियम मॉडल में, और इसका काम था कि किस किस मुद्दे पर, कल्चर के मुद्दे पर, उस देश के सांस्कृतिक के मुद्दे पर, है ना, उस देश की शिक्षा के मुद्दे पर, और भाषा संबंधित कठिनाइयों, भाषा संबंधित समस्याओं के मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसको लेने का अधिकार था, तो उस देश में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसको लेने का अधिकार था, जो कि उन देशों में किसके द्वारा, तो सेपरेट लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किया जाता था, चाहे वो कहीं पर भी रहे, है ना। अब देखिए ये जोड़ तोड़ का कम्युनिटी बना, जोड़ तोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जोड़ तोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, वादा का कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक साथ का कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम लोग क्या करें कि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे पर विश्वास किया, और जो दुनिया में सभी लोग सोच रहा था कि बेल्जियम पर क्या होगा, गृह युद्ध शुरू होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेल्जियम में शांति माहौल पैदा हो गया, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी इथनिक कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ आराम से जीना शुरू कर दिए, है ना, जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध होने से श्रीलंका पूरा बर्बाद हो चुका था। तो एक बस जोड़ तोड़ की सरकार ने एक बस कुछ दिमाग लड़ाकर, है ना, एक दूसरे पर विश्वास कर गृह युद्ध होने से क्या हो गया, बच गया। यहाँ पर पावर को शेयर किया गया बच्चों, सत्ता को बंटवारा किया गया, भाई थोड़ा सा पावर तुम ले लो, थोड़ा सा हम रख लेते हैं। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, मैं वर्चस्व हूँ, मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैं तुम पर अपना वर्चस्व दिखाऊंगा, और इस कारण श्रीलंका क्या हो गया, गृह युद्ध का शिकार बन गया। इसी कारण ये दोनों एग्जाम्पल देखने का हमारा मोटिव था कि पावर शेयरिंग किसी देश को भाषा के आधार पर टुकड़े होने से बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बेल्जियम भी क्या होता है, बेल्जियम और ब्रुसेल में क्या होता है, बढ़ जाता है। आज ब्रुसेल, है ना, अलग होता है और बेल्जियम क्या होता है, अलग होता है। समझ में आ गया बच्चों, तो आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि सत्ता का साझेदारी जो है वो आखिरकार जरूरी क्यों है, वो अच्छा क्यों है। देखिए सबसे पहले समझिए, हम लोग दो एग्जाम्पल देखें, एक बेल्जियम का देखें और श्रीलंका का देखें। देखें कि बेल्जियम में क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुआ तो वो गृह युद्ध से बच गया। श्रीलंका में एक ज्यादा पॉपुलेशन बोला जाने वाला लैंग्वेज अपना वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश किया, और वहां पर क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। तो पावर शेयरिंग क्या है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक लोकतंत्र में बड़ा जरूरी है। पहला चीज कर सकते हैं कि एक पावर शेयरिंग के कारण जो लोग अलग अलग इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके बीच जो मतभेद पैदा हो रहा है उनकी आशंका को क्या कर देता है, ये कम कर देता है।
कि दो कम्युनिटी, जैसे हम श्रीलंका में देखें, बेल्जियम में देखें, दो कम्युनिटी जिनके बीच क्या हो रहा है कि मतभेद पैदा हो रहा है, तो पावर शेयरिंग के कारण, है ना, दोनों लोकतांत्रिक देश था, लेकिन पावर शेयरिंग के कारण क्या, तो दो कम्युनिटी के बीच बढ़ रहे मतभेद को कम किया जा सकता है। यानी क्योंकि यही मतभेद क्या होता है, आगे चलकर हिंसा का रूप ले लेता है, जैसा कि श्रीलंका में हम लोगों देखे। लेकिन बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो गया तो ये चीज क्या हुआ, वहीं पर सुलझ गया और ये चीज गृह युद्ध का रूप नहीं ले पाया। तो इसी कारण कहते हैं कि पावर शेयरिंग क्या करता है, ये ना सोशल ग्रुप के बीच मतभेद के ना पॉसिबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। दूसरा बात कहेंगे यहाँ पर, तो ये लोकतंत्र का आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाबू, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ना। पावर शेयरिंग क्या है, एक लोकतांत्रिक देश का आत्मा है। कैसे आत्मा है, देखिए, अगर कहेंगे, जैसे हम लोग 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं लोकतंत्र का, कि एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक सरकार वैसा सरकार होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि लोग आसानी से, आजादी से अपने जीवन को जी सके और सत्ता में बराबर पक्षधार का अधिकार जमा सके। ये नहीं कि मेरा पॉपुलेशन कम है तो मुझे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हें क्या होगा, स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसी कारण कहते हैं हम लोग पावर शेयरिंग क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का क्या है, आत्मा है। हम दूसरे वर्ड में कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक रूल जो होता है वो तभी सक्सेस हो पाएगा, एक लोकतांत्रिक शासन तभी सक्सेस हो पाएगा जब वहां पर सभी, चाहे देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है वो क्या कर देगा, अपने अगर सरकार पर कब्जा जमा लेगा तो वो अर्जेंट, मतलब अगर वो सरकार पर कब्जा जमा लेता है तो उसको कुछ समय के लिए उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, उसको अच्छा लगेगा, है ना, वो सरकार कुछ समय के लिए अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो सरकार का हालात बद से बदतर होते जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं कि एक जो मेजोरिटी का सरकार या एक जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी के अधिकार को एक्सप्लॉइट कर सकता है कुछ समय के लिए, बट वही माइनॉरिटी जो है कुछ समय के बाद पूरे मेजोरिटी कम्युनिटी को बर्बाद कर सकता है ना, यानी पूरे देश का बर्बाद ही हो सकता है, जिसके लिए सत्ता का साझेदारी, पावर शेयरिंग क्या होता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो एक देश में जो कि लोकतांत्रिक है, जो कि डेमोक्रेटिक है, वहां पर डेमोक्रेटिक वे से रूल तभी चल पाएगा जब चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे वो क्या हो, माइनॉरिटी हो ना, चाहे किसी का जनसंख्या कम हो, है ना, कोई भाषा बोलने वाला ज्यादा हो या कम हो, सभी को बराबर लेके चलना है, सभी के हाथों में बराबर सत्ता का विभाजन होना चाहिए, तभी वो देश क्या होगा, सही तरीके से लोकतांत्रिक बन पाएगा और सफलता की ओर आगे बढ़ पाएगा। अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सत्ता के साझेदारी का कौन कौन सा रूप है। हम लोग अभी जस्ट देखें कि सत्ता का साझेदारी, पावर शेयरिंग क्या है, क्यों जरूरी है, ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि अगर सत्ता, अगर पावर किसी एक हाथ में हो, हम लोग 9th क्लास में इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर पावर बट कर ना किसी एक ही हाथ में रहे तो उससे क्या होता है, निर्णय क्या होता है, जल्दी लिया जाएगा। हम लोग इसके बारे में क्लास 9 में बहुत ही डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर सत्ता किसी एक ही हाथ में रहेगा तो निर्णय क्या होगा, जल्दी लिया जाएगा, लेकिन अगर सत्ता, अगर पावर जो होगा वो विभिन्न पार्ट्स में बटा होगा तो किसी भी रिजल्ट आने में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश, हम ऐसे ही तो नहीं ना कर रहे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें जनता का तो भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि जनता ये क्या होता है, सर्वोपरि होता है, जनता ही सरकार बनाता है, तो जनता का तो भागीदारी उसमें होना चाहिए। तो कह देंगे कि एक ही आदमी फैसला ले रहा है तो उसमें जनता का भागीदारी कहाँ हो रहा है भाई साहब,
तो इसी कारण क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जनता की भागीदारी के लिए ही सत्ता जो होता है, पावर जो होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट लेवल पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला आता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग क्लास 9 के चैप्टर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ चुके थे। तो हमारे देश में क्या होता है कि पावर जो होता है वो किसी भी एक लेवल के हाथ में सुनिश्चित नहीं होता है, वो डिफरेंट लेवल्स के बीच क्या होता है, बटा होता है। पावर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिफरेंट ऑर्गन के बीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे हम लोग कहें कि हमारे देश में पावर लेजिस्लेचर है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच क्या होता है, बटा होता है। और तीनों एक दूसरे से क्या होता है, आजाद होता है, और तीनों का अपना अपना क्या है, काम है। लेकिन देखना आप लोग, तीनों जो होता है वो एक दूसरे के काम पर नजर रखता है, और यही चीज क्या होता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश को संतुलित बनाकर रखता है, बैलेंस बनाकर रखता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे जैसे देश में है ना, इंडिया, तो इंडिया इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो हम लोग देखते हैं कि पूरा जो सत्ता का जो ग्रहण करता है ना, जो भी काम काज करता है, वो किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव किसके अधीन आता है, एग्जीक्यूटिव किसके अधीन आता है, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारे देश के पार्लियामेंट के अधीन आता है। वो कोई भी काम तो अपने मन से ना करता है जी, वो सब काम क्या होता है, पार्लियामेंट के अधीन ही करता है ना। दूसरा बात कि जुडिशरी को नियुक्त कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। जुडिशरी को नियुक्त कौन करता है, लेजिस्लेचर। जैसे हम लोग कहते हैं कि जुडिशरी न्यायपालिका का जो भी जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। लेकिन जुडिशरी को नियुक्त करता है ये, लेकिन जुडिशरी जो होता है ये दोनों पर ध्यान दे के रखता है कि नेता लोग, गवर्नमेंट का पार्टी लोग कौन सा कानून बना रहा है, तुम कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, तुम कोई गलत कानून तो नहीं बना रहा है, इसका ध्यान कौन रखता है, जुडिशरी। यानी तीनों के बीच क्या होता है, संतुलन बनाकर रखता है, तीनों के बीच एक दूसरे का संतुलन बनकर रखता है, जिससे कि हमारे देश में डिफरेंट लोगों के बीच क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच मतभेद नहीं पैदा हो जाता है। तो इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। समझिएगा, इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसके जस्ट वाले टॉपिक में हम लोग फेडरेशन देखेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर अमेरिका, यूएसए, होल्डिंग टुगेदर इंडिया। इसके बारे में हम लोग है ना अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो पावर होता है वो डिफरेंट लेवल के बीच बता होता है। अगर कहेंगे कि हमारे देश में पावर या हमारे देश में सरकार जो है, सबसे पहले दो लेवल में बटा होगा। एक के क्या होगा, पूरे कंट्री का सरकार होगा। एक किसी स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट का क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। पूरे देश की सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। और किसी एक पर्टिकुलर प्रोविडेंस, किसी एक पर्टिकुलर रीजनल लेवल के सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, ये जो रीजनल लेवल का गवर्नमेंट है बेटा, इसका नाम जो होगा वो सब जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। हम लोग ये नहीं करेंगे हमारे देश में इसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जा रहा है तो अमेरिका में भी इसे स्टेट गवर्नमेंट ही कहा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। सबका पावर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, बेल्जियम में कुछ अलग पावर था, अमेरिका में कुछ अलग पावर होता है। लेकिन इस तरह के फॉर्म ऑफ पावर को है ना, पावर शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना। देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, राज्य के लिए है ना, किसी एक रीजन के लिए क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो स्टेट के अंतर्गत भी क्या होता है, बहुत सारा पावर का वर्टिकल डिवीजन होता है। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में भी क्या होता है, फिर दो खंडों में पावर बढ़ जाता है।
एक होता है शहर के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक क्या होता है गांव के लिए पंचायत व्यवस्था। तो यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है कि एक राज्य सरकार जो है अपने पावर को डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट लेवल में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो डिफरेंट ऑर्गन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर है ना कमिटी को, सभी तरह के कमिटी को साथ लेकर चलेगा। इसी कारण क्या होता है कि सत्ता का वर्टिकली क्या होता है, डिवीजन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल इंडिया भी ले सकते हैं, बेल्जियम भी ले सकते हैं, और सभी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार के लिए अलग अलग नियम प्रावधान क्या होते हैं, उनके संविधान में लिखा हुआ होता है। समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद आता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रीजनल लेजिस्लेटिव ग्रुप एंड बिल। देखिए मैं कहूंगा कि पावर क्या होता है ना कि एजुकेशन के बेसिस पर, भाषा के बेसिस पर, है ना, समुदाय के बेसिस पर क्या होता है, बटा होता है। जैसे इसका एग्जांपल बेल्जियम देखे थे कि वहां पर कैसा गवर्नमेंट था, एक तीसरा प्रकार का गवर्नमेंट था, कल्चरल गवर्नमेंट था ना। वो कैसा गवर्नमेंट था, तो बस है ना उसका काम था कल्चर के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, और है ना भाषा संबंधित समस्याओं पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका था, उस तीसरे प्रकार के गवर्नमेंट का था। तो उसको भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, उसको भी पावर दिया गया, तब ना वो क्या कर रहा है, निर्णय ले पा रहा है। तो वो हो गया। अगर हम और बात करें इसके खिलाफ तो देखिए जैसे हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारा माइनॉरिटी ग्रुप ऐसा होता है जिन्हें लगता है कि हम क्या है, देश से अलग हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सही तौर पर है ना, वो सही तौर पर सत्ता का है ना भोग नहीं कर पाते हैं। जैसे वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं किसी भी कारण का, शिक्षा की कमी के कारण, सामाजिक दुर्व्यवहार के कारण, है ना, वो क्या होते हैं, सत्ता में नहीं आ पाते हैं। अब ये सरकार के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उन लोगों को भी सत्ता में लाया जाए, उन लोगों के बीच भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जिसके लिए क्या होता है, उनके लिए आरक्षण लाया जाता है। आज हमारे देश में क्या होता है, डिफरेंट कमिटी के लिए क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो हमारे देश में माइनॉरिटी सोशल ग्रुप हो, है ना, चाहे हमारे देश में कोई भी है ना निम्न जाति से बिलोंग करने वाला है ना SC ST हो, सबके लिए क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको उनके बीच भी सत्ता का बंटवारा बराबर तरीके से होना चाहिए। तो ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट कि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आप समझिए कि किसी देश में वन पार्टी सिस्टम हो, अगर वन पार्टी सिस्टम हो तो समस्या क्या आएगा, क्या वहां पर पावर शेयरिंग हो पाएगा, बेसिकली कि नहीं हो पाएगा। पावर तो एक ही पार्टी के पास रहेगा, वही हमेशा चुनाव लड़ेगा, वही हमेशा जीतेगा। अरे भाई तो वो तो लोकतंत्र कहाँ हुआ, वहां पर बार बार वही जीत रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रतिस्पर्धा चलता है, कंपटीशन चलते रहता है, और ये कंपटीशन करने का काम किसका होता है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का होता है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का मौसम आता है, हर हमारे सिविक्स चैप्टर में भी चुनाव का मौसम आएगा, क्योंकि एक चैप्टर इसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है, और उसमें पूरा हम पढ़ेंगे कि कैसे देश में पॉलिटिकल पार्टी काम करता है और क्या क्या गलत काम करता है, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चुनाव के टाइम क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो आपस में क्या होता है, चुनाव लड़ता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को जनता सपोर्ट करती है, उसे जिताती है, वो सत्ता को ग्रहण करता है, सत्ता को अपने हाथों में लेता है और देश के जनता के लिए काम करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी हम कहेंगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर समय क्या होता है ना कि कुछ समय के बाद जैसे ही समय पूरा होता है, ये पार्टी हार जाता है, दूसरा पार्टी आता है, तो उस पार्टी का विचारधारा अलग होता है, इस पार्टी का क्या होता है, विचारधारा अलग होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो लोग सत्ता का ग्रहण कर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग काम करना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो ये चीज हमारे संविधान में बहुत ही जरूरी है। तो इनके बीच भी क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग क्या डिस्कस में अगर शायद 3rd 4th चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डील करेंगे।
तो ये हमारा क्या था, फॉर्म्स ऑफ पावर से कि किस प्रकार क्या होता है सत्ता का बंटवारा होता है, कैसे कैसे सत्ता का बंटवारा होता है ना। ये हम लोग फुल डिटेल में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर डिफरेंट खत्म होता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है, वो आप लोग को बताना है कि अगर बेल्जियम मॉडल को इंडिया में अप्लाई किया गया तो इंडिया में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर बेल्जियम मॉडल को इंडिया में अप्लाई किया गया तो इंडिया में रिजल्ट क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके मुझे देना है। आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।